प्राचीन काल में बसरा नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। दूर दूर से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। लेकिन अब बसरा में शाम होते ही कथावाचक नगर की गलियों में निकल आते। उसी बसरा नगर में एक ऐसा ही कथावाचक रहता था जो लोगों को कथाएं सुनाते सुनाते स्वयं ही एक कहानी का पात्र बन गया। वह बसरा की गलियों में घूम घूम कर कथाएं सुनाया करता था। उसका कद बहुत छोटा था, बिल्कुल 10 वर्ष के बच्चे के समान, किंतु उसका दिमाग बहुत तेज था। वह ऐसे रोचक और अनोखे किस्से गढ़कर सुनाता कि सुनने वाले आश्चर्य में पड़ जाते। उस दिन भी लोग छोटू कथावाचक की कहानियां सुनकर प्रसन्न मन से अपने अपने घर लौट चुके थे। धीरे धीरे रात का सन्नाटा चारों ओर फैलने लगा और बाजार सूना होने लगा। उसी समय बसरा का खानदानी दर्जी अपनी नई नवेली पत्नी के साथ नदी के किनारे घूमकर घर लौट रहा था। जब उसकी घोड़ा गाड़ी बाजार से गुजरी तो उसकी पत्नी ने कोई कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। दर्जी ने इधर उधर देखते हुए कहा, इस समय तो कोई कथावाचक दिखाई नहीं दे रहा है, सभी कथावाचक जा चुके हैं। इतना कहकर वह गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसकी नजर छोटू कथावाचक पर पड़ गई, जो होंठों ही होंठों में कोई गीत गुनगुनाता हुआ एक ओर जा रहा था। दर्जी ने तुरंत उसे रोक लिया और उससे कोई कथा सुनाने को कहा। छोटू कथावाचक बोला, अब तो समय बीत चुका है, मैं भोजन करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। यह कहकर उसने विनम्रता से मना कर दिया। तब खानदानी दर्जी ने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहीं हम आपसे कथा सुन लेंगे और आपको उत्तम भोजन भी कराएंगे। आज हमारे यहाँ ताजी मछली का स्वादिष्ट सालन बना है। मछली का नाम सुनते ही कथावाचक के मुंह में पानी भर आया। उसने तुरंत उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके साथ घर चला आया। घर पहुंचकर खानदानी दर्जी ने कथावाचक के सामने तली हुई मछली परोस दी। दर्जी और उसकी पत्नी कथा सुनने के लिए उसके पास बैठ गए। कथावाचक ने एक रोचक कथा सुनाना शुरू किया और साथ ही उतावलेपन में मछली खाने लगा। भूख ने उसे बहुत परेशान कर रखा था, इसलिए वह बड़े बड़े कौर ले रहा था। इसी बीच कथा सुनाते हुए जब वह स्वयं हंस पड़ा तो मछली का एक बड़ा कांटा उसके गले में फंस गया। उसने उस कांटे को निगलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह वहीं अटक गया। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, चेहरा लाल पड़ गया और आंखें बाहर निकल आईं। इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, वह उलटकर पीछे जमीन पर गिर पड़ा और बिल्कुल पीला हो गया। खानदानी दर्जी यह देखकर घबरा गया। वह पास गया और देखा तो उसे उसकी सांस चलती हुई महसूस न हुई। दर्जी को लगा कि छोटू कथाकार अब जीवित नहीं रहा। उसने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन शरीर में कोई हरकत ना हुई। दर्जी घबराकर अपनी पत्नी से बोला, यह हमसे क्या हो गया? यह आदमी हमारे घर मेहमान बनकर आया था और यहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब राजा के सिपाही मुझे पकड़ लेंगे, शहर में मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। दर्जी की पत्नी भी बहुत डर गई। दोनों ने मिलकर सोचा कि किसी तरह इस व्यक्ति से छुटकारा पाना होगा, वरना सारा दोष उन्हीं पर आएगा। उन्होंने एक तरकीब निकाली। उस व्यक्ति को एक पुराने कपड़े में लपेट दिया। दर्जी ने उसे कंधे पर उठाया और दोनों घर से निकल पड़े। उनका इरादा था कि किसी सुनसान गली में उसे छोड़कर लौट आएं। रात हो चुकी थी और बसरा की गलियां अंधेरी और खाली थीं। जब उन्हें एक सुनसान कोना ठीक लगा और वे उसे रखने ही वाले थे, तभी अचानक वहां एक औरत आ गई। उसने कंधे पर लिपटा कपड़ा देखकर पूछा, ये कौन है? इसे क्या हुआ है? दर्जी ने बिना सोचे कहा,
ये हमारा बच्चा है, ये बीमार है, हम किसी वैद्य को ढूंढ रहे हैं। वह औरत राजा के वैद्य की सेवका थी। बीमार का नाम सुनते ही वह बोली, मेरे मालिक वैद्य हैं, मेरे साथ चलिए, वे इसका इलाज करेंगे। दर्जी और उसकी पत्नी छोटू कथाकार को कंधे पर उठाए उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह उन्हें एक बड़े घर के सामने ले आई, जहां ऊंचा दरवाजा और सीढ़ियां बनी थी। सेवका ने उन्हें बाहर रुकने को कहा और अंदर चली गई। उसके जाते ही दर्जी ने फुर्ती दिखाई। उसने उस व्यक्ति को सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और अपनी पत्नी के साथ चुपचाप वहां से निकल गया। मरीज की बात सुनते ही वैद्य घबराकर तुरंत बाहर निकल आया। घर का दरवाजा बाहर की ओर खुलता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चौखट के पास खड़ा छोटू का शरीर उससे टकरा गया और लुढ़कता हुआ नीचे गली में जा गिरा। वैद्य घबराकर दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा। उसने देखा कि गली में एक व्यक्ति बेहोश हालत में पड़ा है। यह देखकर वह घबरा गया और सिर पकड़कर बोला, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? एक बीमार व्यक्ति इलाज के लिए मेरे पास आया था और मेरी वजह से इसका ये हाल हो गया। अगर लोगों को पता चला तो क्या कहेंगे? राजा के सिपाही मुझे पकड़ कर ले जाएंगे और मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं? वैद्य उस बेहोश व्यक्ति को तुरंत उठाकर घर के अंदर ले आया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। सोचते सोचते उसके मन में एक तरकीब आई। उसने उस व्यक्ति को उठाया और अपने कमरे की खिड़की से पड़ोसी के आंगन में फेंक दिया। उसका पड़ोसी राज दरबार के बावर्ची खाने में खाना बनाने का काम करता था। उसके आंगन में आटे के थैले और चीनी की बोरियां रखी हुई थी। छोटू कथाकार का शरीर उन्हीं बोरियों के ऊपर जा गिरा। तेज आवाज सुनकर राज दरबार का बावर्ची चौकन्ना हो गया। उसके मन में ख्याल आया कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। खतरे को देखते हुए उसने एक मोटा सा डंडा उठा लिया और दबे पांव आंगन में आ गया। वहां उसने देखा कि कोई व्यक्ति बोरियों पर झुका हुआ पड़ा है। उसे लगा कि यह चोर है। गुस्से में आकर उसने पूरी ताकत से डंडा उसकी कमर पर दे मारा। वह शरीर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। बावर्ची ने पास जाकर ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि वह तो एक व्यक्ति है। यह देखकर उसके होश उड़ गए। वह घबराकर सोचने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? शायद यह कोई गरीब आदमी आटा या चीनी लेने आया होगा और मैंने इसे चोर समझकर मार डाला। अब मेरे साथ क्या होगा? शहर में मेरी जो इज्जत है वह खत्म हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे? कुछ देर सोचने के बाद उसने उस छोटू कथाकार के शरीर को उठाया और घर से बाहर निकल पड़ा। उस समय बसरा की गलियां सुनसान थीं, क्योंकि रात आंधी से ज्यादा बीत चुकी थी। अंधेरी गलियों से गुजरता हुआ वह नहर के किनारे पहुंचा। वह उस व्यक्ति को नहर में फेंकने ही वाला था कि अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई आदमी बेसुरी आवाज में गाना गुनगुनाता हुआ उसी ओर आ रहा था। डर के मारे बावर्ची ने उस छोटू कथाकार के शरीर को वहीं छोड़ दिया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से भाग गया। दूसरी ओर वह गाता हुआ आदमी एक महाजन था जो लोगों को ब्याज पर कर्ज दिया करता था। रास्ते में किसी को यूं पड़ा देखकर वह चौंक गया। उसने सोचा कि कोई चोर उसे लूटने के इरादे से रास्ता रोककर पड़ा है। यह सोचकर उसने छोटू कथाकार के शरीर को कंधे से दबोच लिया और उसका सिर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगा। साथ ही वह शोर मचाने लगा, चोर चोर। उसकी आवाज सुनकर पास में मौजूद एक चौकीदार तुरंत वहां पहुंच गया। उसने देखा कि महाजन किसी व्यक्ति को पकड़े हुए उसका सिर जमीन पर मार रहा है। चौकीदार ने पास जाकर ध्यान से देखा तो उसने छोटे कथाकार को पहचान लिया। वह चिल्लाकर बोला, तू सूदखोर महाजन, तूने इस छोटू कथाकार को मार डाला है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी।
इतना कहकर चौकीदार ने महाजन को पकड़ लिया और उसे हवालात में बंद कर दिया। अगली सुबह बसरा के बाजार के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उस दिन राजा ने वहीं अपना राज दरबार लगाया था। उसके साथ उसके सभी मंत्री और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। पास ही एक चबूतरे पर छोटू कथाकार का शरीर रखा था और उसके सामने सूदखोर महाजन जंजीरों में जकड़ा सिर झुकाए खड़ा था। प्रधानमंत्री ने कहा, सूदखोर महाजन, आज तुमने इस शांत शहर की गलियों में एक व्यक्ति को बिना किसी कारण नुकसान पहुंचाया है। तुमने उस आदमी को मार दिया जो लोगों को खुशियां बांटता था, जो उन्हें मजेदार कहानियां सुनाता था। अब बताओ, अपनी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? महाजन बोला, महाराज, मैं अपराधी हूं। आप मुझे सजा दे सकते हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। राजा के आदेश पर उस महाजन को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। उसके गले में फंदा डाल दिया गया। बस जल्लाद रस्सी खींचने ही वाला था कि तभी भीड़ में से एक तेज आवाज आई, रुक जाओ, रस्सी मत खींचो, ये आदमी बेगुनाह है, इसे आजाद कर दो। असली अपराधी मैं हूं, मुझे सजा दो। यह कहते हुए राज दरबार का बावर्ची भीड़ से निकलकर बादशाह के सामने आ गया। उसने कहा, महाराज, इस छोटू कथाकार की मौत मेरे कारण हुई है। मुझे लगा था कि वह मेरे घर से आटा और चीनी चुरा रहा है, इसलिए मैंने उसे डंडा मारा। जब मैं उसे नहर के किनारे छोड़ के आया तब वह पहले ही ऊपर जा चुका था। प्रधानमंत्री ने कहा, तुम तो राज दरबार के बावर्ची हो, कई सालों से दरबार के लिए भोजन बनाते आ रहे हो। तुमने एक निर्दोष आदमी को नुकसान पहुंचाया है। इस अपराध के लिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। अब बावर्ची को फांसी के पास लाया गया। महाजन के गले से फंदा निकालकर बावर्ची के गले में डाल दिया गया। वह मरने के लिए तैयार ही था कि तभी भीड़ में फिर हलचल मच गई। एक और आवाज गूंजी, महाराज, ये आदमी भी बेगुनाह है, असली अपराधी मैं हूं, मुझे सजा दी जाए। यह आवाज राज दरबार के वैद्य की थी। वह आगे आकर बोला, इस छोटू कथाकार की मृत्यु का कारण मैं हूं। जब मैंने उसे अपने पड़ोसी के आंगन में फेंका था, वह मेरे दरवाजे से टकराकर सीढ़ियों से गिरा। उसी वजह से इसकी जान चली गई। प्रधानमंत्री हैरान होकर बोले, तुम तो राज दरबार के वैद्य हो, कई बार तुमने राजा का इलाज किया है। तुमने अपने ही एक मरीज के साथ ऐसा किया। इस अपराध के लिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। जल्लाद फिर रुक गया। अब वैद्य को फांसी के पास लाया गया और बावर्ची के गले से फंदा निकालकर वैद्य के गले में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री ने जल्लाद को इशारा किया कि रस्सी खींच दे। तभी भीड़ में एक बार फिर हलचल मच गई। किसी ने जोर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति भी बेकसूर है, असली गलती मुझसे हुई है। सबने देखा कि राज दरबार का दर्जी भीड़ से बाहर आया। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, इस छोटू कथाकार की हालत का जिम्मेदार मैं हूं। कल रात ये हमारे घर आया था ताकि मुझे और मेरी पत्नी को कहानियां सुना सके। हमने इसे भोजन कराया। खाने में मछली का सालन था। मछली का कांटा इसके गले में फंस गया और उसी से इसकी यह हालत हुई। यह हमारी गलती से हुआ। डर के मारे हम इसे राज दरबार के वैद्य के दरवाजे पर छोड़ आए थे। दर्जी की बात सुनकर प्रधानमंत्री बोले, तुम वही दर्जी हो जो कई वर्षों से राजा और राज परिवार के वस्त्र सिलते आए हो, लेकिन तुमसे एक बड़ी गलती हुई है और इसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी होगी। इतना कहते ही सिपाहियों ने दर्जी को पकड़ लिया और फांसी के पास ले गए। जल्लाद रस्सी उसके गले में डालकर खींचने को तैयार हो गया। पूरा नगर एकदम शांत हो गया। लग रहा था कि अब आखिरकार असली गुनहगार को सजा मिलने वाली है। तभी अचानक किसी ने जोर से कहा, रुकिए, ये आदमी बेगुनाह है, इसे आजाद कर दीजिए। यह सुनते ही राजा गुस्से से चिल्ला उठा, बस बहुत हो चुका। ये राज दरबार है, कोई खेल तमाशा नहीं। अब कौन बोला है? इस बार जो आगे आया
वह एक समझदार बूढ़ा आदमी था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वह छोटू कथाकार के बिल्कुल पास खड़ा था। उसने झुककर आदर से कहा, महाराज, रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस छोटू कथाकार की हालत में एक बड़ा रहस्य छिपा है। राजा ने हैरानी से पूछा, कैसा रहस्य? बूढ़ा बोला, महाराज, सच्चाई यह है कि छोटू कथाकार मरा नहीं है, बल्कि जिंदा है। देखिए, इसकी सांस अब भी चल रही है। यह कहकर उसने अपने कंधे पर टंगे थैले से लोहे की बनी एक लंबी चिमटी और मरहम का एक बर्तन निकाला। उसने थोड़ा सा मरहम लेकर छोटू कथाकार के गले पर धीरे धीरे मलना शुरू किया। फिर चिमटी उसके मुंह में डालकर गले में फंसा हुआ मछली का कांटा बाहर निकाल दिया। जैसे ही कांटा बाहर आया, छोटू कथाकार अपनी गर्दन सहलाने लगा, जोर जोर से खांसा और अचानक उठकर बैठ गया। पूरा नगर शोर से गूंज उठा। हर कोई हैरान रह गया। छोटू कथाकार राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं? उसका जिसने गले में कांटा फंसने के बाद मुझे घर से बाहर धकेल दिया, उसका जिसने ठोकर मारकर मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, उसका जिसने डंडे से मेरी कमर पर जोरदार वार किया, या उसका जिसने मेरा सिर जमीन पर पटक दिया, या फिर उसका जिसने मेरे गले से कांटा निकालकर मेरी जान बचा ली। नहीं, शुक्रिया तो उस ईश्वर का है जिसने इतना सब कुछ सहने के बाद भी मुझे नई जिंदगी दी। यह सारी स्थिति देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने मंत्री को आदेश दिया, मैंने इससे अधिक अजीब और दिलचस्प घटना पहले कभी नहीं सुनी। इसे लिखकर राज दरबार के पुस्तकालय में सुरक्षित कर दो। इसके बाद राज दरबार के दर्जी को आजाद कर दिया गया। राजा ने छोटू कथाकार को राज दरबार का कथाकार नियुक्त कर दिया। अब वह हर रोज शाम के बाद राजमहल में राजा को किस्से सुनाने लगा। इस तरह वह लोगों को किस्से सुनाते सुनाते स्वयं भी एक अनोखे और दिलचस्प किस्से का हिस्सा बन गया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए बताइए आप इस कहानी को ब्रह्मांड के किस कोने से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप भी मछली खाते हैं तो ये कहानी जरूर याद रखना।